क्या लगता है सर कि बिना राजनीति में आए समाज की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता? अगर हम राजनीति में आ रहे हैं तो हम रोड मैप तैयार करके ही आ रहे हैं। माननीय विधायक जी अब उम्र से बहुत बूढ़े हो गए हैं, 83 84 हो गई है। वो खुद बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि अगर मैं आता हूं तो बहुत सारी स्थितियां बदल दूंगा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं खगड़िया के बलवाही स्थित नेक्टर हॉस्पिटल में और इस अस्पताल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर नीतीश कुमार पटेल, उनसे अभी हम रूबरू होंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। ये अस्पताल ही नहीं चलाते हैं बल्कि राजनीति में भी अपना कदम रख दिए हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय के लिए आप आए। सर आपका सर क्षेत्र मेडिकल रहा और आप राजनीति में कदम रख दिए हैं। कब से ये कदम रखे हैं, कब से राजनीति से जुड़ा हुआ, और क्या लगता है सर कि बिना राजनीति में आए समाज की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है? देखिए, राजनीति में तो हमारा जो प्रवेश हुआ 2010 से ही हो गया था। चूँकि हम कॉलेज में थे, MBBS कर रहे थे, तो वहीं हमने पार्टी का ज्वाइनिंग लिया था। जदयू की उस समय चल रही थी पार्टी में जुड़ने के लिए, कार्यकर्ता के लिए, तो मैं उसी समय जुड़ा था। उसके बाद लगातार रहा ही, संगठन में रहा। हाँ, ये है कि बढ़ चढ़ के जिस बात को आप बोलते हैं कि क्षेत्र में आने के बाद, तो वो मैं अपने करियर को ख़त्म कर करके MBBS के बाद पूरी जो एजुकेशन प्रणाली है उसको पूरा करके उसके बाद मैं इस सेक्टर में फिर से पूरी तरह से आया हूँ। और जहाँ तक बात है हमारे डॉक्टर होने का, तो मैं डॉक्टर होते हुए समाज सेवा लगातार कर रहा हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड की परेशानियाँ बहुत जो हमसे हो पाता है, चाहे यहाँ से हो पटने तक, दिल्ली तक, वो मैं कर ही रहा था। लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो अभी भी लोगों के बीच में थी, तो उसके लिए हम सब राजनीति में कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ तो उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो। तो क्या लगता है सर कि विधायक और संसद जो है ये बनने के बाद ही समस्या का जो समाज का जटिल समस्या है उसको हल किया जा सकता है? देखिए, इस बात को जो आप बोल रहे हैं, ये बात कमोबेश ये है कि मेडिकल फील्ड में हम एक सेक्टर को सिर्फ देख सकते हैं, वो है स्वास्थ्य। लेकिन राजनीति में जब आते हैं तो राजनीति में बहुत सारी सिस्टम को देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और उस दरमियान आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर थे, अगर वो सिर्फ इंजीनियर रहते तो वो रोड कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण, ये सब को देख पाते। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो उनका इतना ब्रॉड माइंडेड था कि उन्होंने अपने हिसाब से पूरे बिहार को, जैसे बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श पे ले जाना, अर्श पे ले जाने का काम किया है। एक इंजीनियर होने के नाते। हाँ, एक इंजीनियर, क्योंकि वो विजन है। विजन एक सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में होकर के वो सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में करते, लेकिन आज के डेट में नारी के लिए उन्होंने किया, स्टूडेंट के लिए उन्होंने किया, वृद्धा के लिए उन्होंने किया। मतलब आप समझ रहे हैं कितने सेक्टर में कितने लोगों को लाभान्वित हुआ। मतलब उनका जो विजन, शराबबंदी, वो सबसे सर्वोपरि है। हमेशा लड़ाई झगड़ा, रोड पे एक्सीडेंट, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। एक सिर्फ शराब को बंद करने से हर तरह की कुरीतियाँ बंद हो गई। तो मेरा मानना है कि आप एक सेक्टर में कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर सेक्टर बदल करके राजनीति से बहुत ज़्यादा, मतलब सबको मिल सकता है, ऑप्शन मिल सकता है, सबके लिए भलाई हो सकती है। सर, अभी आपने शराबबंदी की बात की, तो एक सीधा सवाल हमारा आपसे होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का बिगड़ा है, तमाम विपक्षी के द्वारा भी तरह के सवाल किए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। NDA गठबंधन के अगर हम चिराग जी की बात करें तो वो भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, और यही लॉ एंड ऑर्डर का कमी के कारण बिहार में शराबबंदी रहने के बावजूद शराब बिक रहे हैं और शराब पी के लोग पकड़ा रहे हैं, कारोबार करने वाले भी पकड़ा रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, जब किसी चीज़ को बंद किया जाता है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको पूरा तरह बंद किया,
सब तरफ से समर्थन भी आया, चाहे वो विपक्ष हो चाहे विपक्ष नहीं हो, वो सारे लोग समर्थन दिए। और प्रशासनिक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ गया है क्राइम, आपका जो कहना है, तो क्राइम बढ़ा नहीं है। क्राइम बढ़ना होता है मतलब कि कोई क्राइम किया और वो पकड़ाया ही नहीं। अभी के डेट में क्या है, आप क्राइम कर रहे हैं 24 घंटे 48 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पकड़ा जा रहे हैं, उसका मतलब निराकरण हो रहा है। तो क्राइम को हम उस तरह से नहीं देखते। क्राइम तो हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं क्राइम हो रहा है? अमेरिका में नहीं हो रहा है, जहाँ आर्म्स रखने की हर किसी को मिला हुआ है कि आप भी आर्म्स रख रहे हैं, क्या वहाँ क्राइम नहीं हो रहा है? क्राइम तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। लेकिन क्राइम होकर के अगर अपराधी पकड़ा रहे हैं तो उसको आप अलग नज़रिए से देखिए कि बिहार जैसे जगह में जहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं क्राइम करके भागने का, या बहुत सारा ऑप्शन है कि नेपाल है बगल में अदर अलग अलग स्टेट है जहाँ जंगल है, नदी है, फिर भी 48 घंटे में जो क्राइम करते हैं वो पकड़ाते हैं। सर एक सीधा सवाल है कि आज टिकट की बात करें या जीतने की बात करें तो जाति बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जिस तरह से आपने अपने समर्थकों के साथ बेलदौर के विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहाँ भी आपके ही जाति से बिलोंग करते हैं, विगत 5 टर्म से विधायक हैं, तो क्या लगता है सर कि अब तक समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाया? और आपका सर क्या रोड मैप होगा उसके लिए, कुछ तैयार है इस तरह से? जी, अगर हम राजनीति में आ रहे हैं तो हम रोड मैप तैयार करके ही आ रहे हैं। माने विधायक जी अब उम्र से बहुत बूढ़े हो गए हैं, 83-84 हो गई है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नए लोगों को, युवा को आना चाहिए। और जहाँ तक इस संदर्भ में बोला जाए कि जो काम उनके द्वारा छूट गया है उस काम को हम आगे करने का काम करेंगे। हमारे कुछ कामों में प्राथमिकता है जो हम उस क्षेत्र के लिए करना चाह रहे हैं। चूँकि हम पूरे क्षेत्र को लगातार घूम रहे हैं, पहले भी घूमते थे, तो उस स्थिति में हमने देखा कि जो सबसे बड़ी समस्या है रोड पे जल जमाव, ये समस्या कमोबेश हर मोहल्ला की, टोला की अभी बन चुकी है, सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। रोड बनाए गए हैं लेकिन नली नहीं बनाया गया, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको नहीं किया गया। जहाँ पे 200-200 की आबादी है, एक रोड से घुसना है और वहाँ पे ठोंगना भर पानी है। आप समझिए जो गाड़ी से जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं है, वो तो निकल जाएंगे। जो पैदल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं, वो अपना जूता खोल रहे हैं, मोजा खोल रहे हैं, फिर उस पानी में निकल करके फिर पार करते फिर पहनते हैं। तो ये हम अपने विधानसभा में इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। अगर हम आए तो ये नहीं होगा, मतलब कितना भी बारिश हो पानी से आपको निकल करके नहीं जाना पड़ेगा, जूता नहीं खोलना पड़ेगा। बाढ़ की विभीषिका हम सब की तरफ अलग है कि बाढ़ आएगा तो सब चीज़ दिक्कत होती ही है कि बाढ़ आ गया, कटाव हो गया, ये सब अलग है। लेकिन नॉर्मल डेज में, गर्मी के मौसम में, मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां थोड़ी सी बारिश होती है और वहां पानी हो जा रहा है, तो उनको ख़त्म करवाएंगे सबसे पहला। दूसरा कि हर जगह मैं अपने तरफ से जब अगर आता हूं तो हर पंचायत में कोशिश करूंगा कि एक एम्बुलेंस उस पंचायत के बीच में कहीं रहे, जिससे किसी तरह की दिक्कतें हो तो आपको, ठीक है पीएससी आप कॉल कर रहे हैं, पीएससी में मान लीजिए एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गया या एम्बुलेंस कहीं निकला हुआ है, तो आपको उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं होगा। पंचायत चूँकि बगल बगल में पंचायत होते हैं, तो हर पंचायतों को मिला करके हमने सोचा है एक एक पंचायत पे पर एम्बुलेंस कोशिश किया जाए कि उसको दिया जाए। एम्बुलेंस हो जाएगा तो स्वास्थ्य का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। पहले ट्रीटमेंट तो वहाँ मिल जाएंगी जहाँ पीएससी है, सामुदायिक में है, मतलब वहाँ। उसके बाद अगर उनको आगे जाना है, सदर जाना है, मेडिकल कॉलेज, अब खगड़िया मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहा है, अपना हॉस्पिटल है, कहीं भी जाना हो तो उस एम्बुलेंस से वो जा सकेंगे। सर जिस प्रकार से अभी सदर अस्पताल की स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खूब ज़बरदस्त बनाया गया है, बिल्डिंग बन गया है, संसाधन के बावजूद डॉक्टर की बहुत कमी है, मानव बल का बहुत कमी है, जिसके कारण छोटा छोटा बीमारी होने पर भी डॉक्टर सीधा रेफर कर देते हैं। क्या आप आते हैं तो बेलदौर का जो पीएससी है उसको कितना सुधार पाएंगे?
देखिए, मैं आता हूँ तो बेलदौर का पीएससी ये आप कन्फर्म रहिए, बेलदौर ही नहीं, चौथम भी है, हमारा गोगरी का भी कुछ क्षेत्र है, तो ये आप कंफर्म रहिए कि वहाँ पे आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा मिलेगी। उसमें किसी तरह की कोई चीज़ नहीं बरता जाएगा, वो 24 घंटा आपको इमरजेंसी वहाँ पे हैंडल होगा और लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी कि आप इमरजेंसी, कितनी भी इमरजेंसी हो तो आप उसको हैंडल कर सके। प्राथमिक उपचार बहुत ज़रूरी है। लोग एक्सीडेंट करते हैं और बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनको इलाज प्रॉपर तुरंत नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हम इस 3 जगह में खुद भी हम डॉक्टर हैं, खुद भी एनेस्थेटिक हैं, आईसीयू के केयर में काम किए हुए हैं, तो हमें पता है कि पहले जान कैसे बचाया जाता है। तो हम खुद ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता पाएंगे, हम खुद ही बताएंगे कैसे ऐसे आपको जान बचाना है। जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी कभी कमी नहीं होगी। सर, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान के लिए क्या रोड मैप होगा, जबकि आपकी सरकार दोगुनी आय करने की बात बरसों से कर रही है, लेकिन उसके लिए क्या रोड मैप होगा आपके लिए, किसान के लिए क्या कर पाइएगा सर? देखिए, हम किसान फैमिली से हैं, दादा किसान थे, पापा भी टीचर थे, किसानी कर ही रहे थे, अभी भी खेती है, किसानी होती है। उसके लिए क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, सारे किसानों को 70% पैसे प्रति यूनिट बिजली की हुई है। तो सिंचाई के लिए तो आप समझिए कि वो वरदान है। डीजल का भी रेट आप देख सकते हैं, लेकिन वही सिंचाई जो है आप 50-70% पैसे प्रति यूनिट के दर से आप कर सकते हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना रोड बनवाया है कि आप खेत खेत तक रोड से जा सकते हैं। इससे पहले जो स्थिति थी दियर की, हर जगह रोड नहीं हुआ करता था, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी। लोगों को पहले ही अपना, यहाँ चूँकि ये मक्का प्रधान जगह है तो मक्का रखने के लिए जगह नहीं था, तो पहले ही बेच देते थे। आज के डेट में मक्का रखने के लिए जगह है तो लोग अपना खुद संग्रह कर लेते हैं। अभी खेत तक ट्रैक्टर जाती है और खेत से, खलिहान से ट्रैक्टर उस मक्के को ले करके घर तक आती है। पहले की स्थिति आज से 20 साल पहले आप खुद ही यहाँ से रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा। सर, जिस प्रकार से किसान संगठन के द्वारा आंदोलन जिला में किया जा रहा है कि एमएसपी पर किसानों का अनाज नहीं लिया जा रहा है, या औने पौने दाम में बिचौलिए के द्वारा जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं मक्का का या अनाज का, वो लेके चले जाते हैं, किसान बहुत मार खाता है, इसके लिए क्या सोचे हैं सर आप? नहीं, एमएसपी पे यहाँ पे चल रहा है। मकई का भी एक जो रेट मानक है वो दाम यहाँ मिल ही रहा है, धान का भी है वो भी मिल ही रहा है। मुझे ये अभी तत्कालीन नहीं पता है कि कितना रेट है, लेकिन वो प्रॉपर रेट मिल रहा है। सरकार इसके लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए क्या किए हैं वो आप देखिए। महिलाओं के लिए, मैंने पहले ही बोला कि महिलाओं के लिए जो किए हैं उनका वर्णन करते करते आदमी मतलब थक जाए, फिर भी वो कम नहीं हो सकेगा। मतलब समझिए आप कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कितना अच्छा है। ड्रेस योजना की है, आप उस ड्रेस योजना की आप यहाँ रहे हैं, यहाँ की स्थिति को देखे हैं तो वो आप समझ सकते हैं ड्रेस योजना कितना कारगर रहा। हर बच्चे जो स्कूल ड्रेस नहीं हुआ करता था, 2 तरह का ड्रेस रहता था तो नहीं जा पाते थे। ड्रेस योजना के होने के बाद सब एक समान स्कूल जाने लगे। स्कूल उस समय बहुत कम हुआ करती थी तो दूरियां बढ़ी रहती थी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना चालू की। और साइकिल योजना सिर्फ यहाँ चालू ही नहीं हुआ, देश के अन्य जगहों में साइकिल योजना को चालू किया गया। साइकिल योजना से फिर बच्चे आगे की स्कूलिंग करने लगे। फिर उसके बाद 10th में प्रोत्साहन राशि, फिर 12th में प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन राशि दी गई। बीपीएससी आप प्री क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं प्री, तो आपको राशि दी जाती है। तो आप समझिए कि एक शिक्षा का जो एक जोर करके इतना आगे ले जाया गया कि जो बच्चियाँ की शादी पहले हो जाती थी, आज वो बच्चियाँ खुद बोलती है कि नहीं मम्मी हमको ग्रेजुएशन करने दो तब शादी करेंगे, आगे कुछ बन जाने दो तब शादी करेंगे। तो उनमें एक तरह का आत्मविश्वास बढ़ा है, वो आगे बढ़ रही हैं। और हर जगह आप देख ही रहे हैं 35% माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी वर्ग को नहीं माना कि तुम कौन हो नहीं हो, एक वर्ग सीधे महिला को उन्होंने 35% आरक्षण दिया। पहले निकाय चुनावों में
अन्य चुनावों में महिलाओं की जो भागीदारी संख्या कम बहुत थी। संख्या और भागीदारी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 50% करके उस भागीदारी को भी बढ़ाया है और बराबर के दर्जे पे ला के रख दिया है। और भी योजनाएं हैं, मैं कितनी योजनाओं का नाम गिनाऊं, सारी योजनाएं आप कह सकते हैं कि बिहार के हर, आप आशा दीदी देखिए, आशा हो गई, जीविका दीदी हो गई। जीविका दीदी आज की डेट में बिहार की सबसे बड़ी समूह मानी जाती हैं। अभी जीविका दीदी को जो दिया जा रहा है, हर अनुमंडल में नाश्ता और खाना के लिए, हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको दिया जा रहा है कार्य। तो सारे चीज़ में उनका योगदान सर्वोपरि हो रहा है। पहले ये काम कोई कंपनियां करती थी, कोई और करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब, आप बेलदौर विधानसभा के विकास की बात को लेकर के राजनीति में कदम रखे हैं और कहीं न कहीं किसान का पुत्र होने के नाते किसान का दर्द, युवाओं का दर्द, वृद्ध का दर्द आपके सीने में है। ये समाज के लिए पॉजिटिव है। तो जिस प्रकार से अभी उम्र के पड़ाव में गए हैं वर्तमान विधायक पन्नालाल सिंह पटेल जी, और वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो तो कोशिश करेंगे कि अपने पुत्र को टिकट दिलाएं, और दूसरी तरफ आप हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, इस बात में माननीय विधायक जी जो हैं उम्र से बहुत लाचार हो गए, खुद ही बोल रहे हैं कि हम टिकट अब हम नहीं लड़ेंगे, माननीय नूतन जी को चुनाव लड़वाएंगे। तो ये तो बात पार्टी निर्णय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब विधायक जी ये बोल रहे हैं तो आप ये समझिए कि पुत्र मुँह से कोई नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। तो उनका लाजमी है ये कहना कि हाँ नूतन लड़ेंगे, क्योंकि वो पुत्र हैं और एक पिता का फर्ज निभा रहे हैं। तो आप सर क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या ये पार्टी निर्णय करेगी और हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी जैसा करेगी उसके साथ हम। अंत में सर अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जनार्दन है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आऊँगा तो हर वो काम करूँगा और आपसे मिलूँगा और आपकी बातों को समझूंगा, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र से हूँ। हर जगह देखा हूँ कि हर जगह प्रॉब्लम क्या है, बाढ़ आती है, हर बार दो तरफ बाढ़ आती है। एक तरफ आप चाहे बन्नी की तरफ आप देख लीजिए, गंगा जी जब भी भरती हैं तो उधर बाढ़ आ जाता है। एक आप कोसी की तरफ देख लीजिए, उधर बाढ़ आ जाता है। तो हमारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं 50% बाढ़ के बीच में है। दोनों नदियाँ कहीं भी बढ़ेंगी तो बाढ़ आएंगी। उसके साथ साथ बाढ़ को बचाते हुए, बाढ़ से बचाते हुए हमारे क्षेत्र को किस तरह उसको आगे ले जाए, कोशिश करेंगे हम सब कि जितना हो सके छोटी उद्योगें लाएं। छोटी उद्योगें बहुत सारी हैं, कुछ खुली हुई भी हैं, कुछ काम भी चल रही हैं सारी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप बोल दिए हैं कि आपको उद्योग लगाना है तो सरकार ज़मीन देगी, आपको बिजली बिल में कटौती करेगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो कर रहे हैं। अब अगला जो पड़ाव है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अगला विज़न है वह यही है कि कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए। उनका विज़न है 1 करोड़ रोजगार प्रति साल। तो आप समझिए कि बिहार और हमारा क्षेत्र खुद स्वावलंबी हो जाएगा और खुद से अपने लिए रोजगार पैदा करेगा और दूसरे को भी रोजगार देगा। बेलदौर विधानसभा के छात्रों को क्या संदेश देंगे सर, जो खास करके अगर मेडिकल का कोई तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको सर क्या आपका दिशा? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि अगर मैं आता हूं तो बहुत सारी स्थितियां बदल दूंगा। जैसे कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, बच्चे पढ़ने में होते हैं, तो मैं वैसे बच्चे को प्रमोट करूंगा और जहां पे भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन सारे लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी वहाँ पे कोशिश करूँगा कि लाइब्रेरी वहाँ पे सुसज्जित करा दिया जाए और ऑनलाइन क्लासेस करा दिया जाए। कुछ ऑफलाइन क्लासेस को प्रमोट करवाऊँगा ताकि बच्चे को पता चल सके। और सबसे बड़ा चीज़, बच्चे का विज़न जो है ना वो क्लियर करवाऊँगा कि आपको जाना कहाँ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही आप बने, बहुत सारे सेक्टर हैं जिस सेक्टर को हम सब पहले, जिस समय हम सब बच्चे थे तो जानते ही नहीं थे कि हाँ कुछ और भी सेक्टर हैं जो अच्छे हो सकते हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं आप,
डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। तो उन सारे सेक्टरों को आपको पहले जानना होगा, आप किस चीज़ में अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल से भी बोला है कि आप खेलो और नौकरी पाओ। पहले खेल खेलने पे घर में मार पड़ता था, आप खुद जानते थे कि पहले खेलने पे कहा जाता था खेल भी तो की कर भी, ठीक, पढ़ ले, ठीक है। अब लेकिन है कि आप खेलिएगा तो भी आपको नौकरी मिलेगा। छोटे छोटे जगहों में स्टेडियम बनाया जा रहा है और खेल यूनिवर्सिटी बना दी गई है। तो आप खेलिए, खेल करके भी आप नौकरी पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ओलंपिक में जा सकते हैं। जो यहाँ नहीं था वो उन्होंने कर दिया। अब राजगीर आप जाइए और एक बार देखिए कि क्या बदलाव हुआ है खेल के प्रति। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी हम आपसे बातचीत करेंगे नए मुद्दे के साथ। जी धन्यवाद।